हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन पेपर के अंदर है और चैप्टर है हमारा डेथ ऑफ द पार्टनर। बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं कि एक चीज़ हमें क्लियर हो चुकी है कि डेथ ऑफ द पार्टनर में से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो हम सैम्पल पेपर के उसी क्वेश्चन को यहाँ पर देख रहे हैं जो 6 मार्क्स में हमसे डेथ ऑफ द पार्टनर से पूछा गया है। ठीक है जी। ट्राई करेंगे कि कम से कम 2 क्वेश्चन जो हैं वो हम डेथ ऑफ द पार्टनर के कर सकें ताकि हमें एग्जाम में उसका आइडिया हो जाए और आप लोग इस क्वेश्चन को करने के बाद अपने और भी दूसरे क्वेश्चंस अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम से कम 4-5 क्वेश्चन आप इसके प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलिए, क्या लिखा है भाई यहाँ पर? विजय, विवेक एंड विनय पार्टनर्स हैं। बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एज 3/4, 1/8, 1/8। देखो, सबसे पहला काम, जब भी आपको रेशियो क्लियर कट गिवन नहीं होती ना, सबसे पहले रेशियो बना लिया करो इधर से। 3/4, 1/8 और 1/8। ठीक है जी। 3:4, 1/8 और 1/8। अब इसको आप जब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए सबका, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6/8, 1/8 और 1/8। ये रेशियो बन जाएगा आपका 6:1:1। यानी ये जो विजय, विवेक और विनय जो पार्टनर्स हैं, इनका जो बिजनेस है ये किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये प्रॉफिट को बांट रहे हैं भाई? 6:1:1 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट रहे हैं और इनकी बैलेंस शीट आपको यहाँ पर गिवन है। अब बैलेंस शीट को आप देख सकते हैं, प्लांट, डेटर, स्टॉक, कैश, बैंक। लाइबिलिटी साइड पर जाएं तो विजय का कैपिटल, विवेक का कैपिटल और विनय का कैपिटल। कुछ जनरल रिजर्व हैं, कुछ रिजर्व्स किसे कहा जाता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ऐसे प्रॉफिट्स जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। विनय ने फर्म को लोन भी दे रखा है भाई। विनय ने कैपिटल तो लगा ही रखी है, साथ में फर्म को लोन भी दिया हुआ है। क्रेडिटर्स के भी बैलेंस है 2.5 लाख रुपए का। और मरने वाला पार्टनर भी कौन है भाई? विनय। समझ आई बात? ये नहीं। और विनय जब मर गया तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा, इसका एग्जीक्यूटर आएगा और कहेगा कि भाई विनय के हिस्से में जितना भी पैसा बनता है वो विनय को दे दो आप। समझ आई बात? ये नहीं। एग्जीक्यूटर आकर पैसे मांगेगा नहीं मांगेगा, इसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा इसके मरने के बाद, इसके भाई, बच्चे, बीवी जो भी होगा, इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा और फर्म से कहेगा कि भाई इसका पैसे दे दो आप इसको। तो हम देखेंगे कि भाई विनय की कैपिटल में 2.5 लाख रुपए हैं, विनय को वापस करने हैं। विनय के लोन के 50,000 रुपए हैं, ये भी वापस करने हैं। समझ में आई बात? ये नहीं आती? तो आपसे पूछा जा रहा है कि विनय मर गया है 31 दिसंबर 2020 को और आपके पास जो ये बैलेंस शीट दे रखी है वो कब की दे रखी है? 31 मार्च 2020। यानी बैलेंस शीट जिस डेट की आपको गिवन है उसके 9 मंथ्स के बाद, यानी आफ्टर द 9 मंथ्स विनय की डेथ हो गई। समझ आई बात? ये नहीं आती? अब क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ? ये कहते हैं द डिसीज्ड पार्टनर, यानी मरने वाले पार्टनर को विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू दी डेट ऑफ डेथ। यानी डेट ऑफ डेथ, यानी जब तक वो पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा बन के रहा, इन 9 मंथ्स में तो वो बिजनेस का हिस्सा बन के रहा ना, तो इस 9 मंथ में जितना भी प्रॉफिट फर्म ने कमाया है उस प्रॉफिट का एक हिस्सा विनय के नाम का भी होगा। तो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, ये जो 9 मंथ्स में प्रॉफिट कमाया है इसमें एक हिस्सा विनय के नाम का भी होगा, तो वो हिस्सा भी विनय को आप दे दीजिएगा। ठीक है जी। लेकिन सर 9 मंथ्स के बाद तो कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता ना, साल एंड होने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो फर्म ने 9 मंथ में कितना प्रॉफिट कमाया ये तो अभी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन कहता है कोई बात नहीं, आप उसे एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते तो एस्टिमेटेड बेसिस पर कैलकुलेट कर लीजिए। कोई बेस ऐसा ले लीजिए जिससे अंदाजा हो जाए कि इस 9 महीने के अंदर फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो क्वेश्चन ने वो बताया भी। क्वेश्चन ने कहा इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, यानी जो पिछले साल का प्रॉफिट था आप मान लीजिए कि ऑन एन एवरेज वही प्रॉफिट भी इसी साल कमाया जाएगा। समझ आई बात? ये नहीं आती? क्वेश्चन के बारे में और पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि ही विल बी एंटाइटल्ड, यानी जो पार्टनर मना है उसे और क्या क्या मिलेगा? उसे गुडविल के अंदर शेयर भी मिलेगा, यानी फर्म की जो गुडविल है, यानी फ्यूचर पॉसिबल प्रॉफिट्स, जो फर्म की रेपुटेशन की वजह से फ्यूचर में पॉसिबल प्रॉफिट्स हो सकते हैं, वो प्रॉफिट भी फर्म उस पार्टनर को मिलेंगे। मतलब लेकिन वो जो गुडविल होगी वो तो पूरी फर्म की होगी ना,
उसमें से इस बंदे का हिस्सा निकाला जाएगा और इसके पार्टनर के कैपिटल में उसको डाला जाएगा। समझ आई बात? ये नहीं आती। लेकिन सर गुडविल तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, उसे तो क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 4 years। यानी आप पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज प्रॉफिट करेंगे, पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स का क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट करेंगे। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है आपका? 3 है। समझ आई बात? ये नहीं आती। पिछले 4 सालों के आपको प्रॉफिट भी दे रखे हैं, 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख। यानी ले देकर आपको गुडविल की वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं है, आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। समझ आई बात? ये नहीं आती। फिर क्वेश्चन में आपको एक चीज़ और बताइए, हिज ड्रॉइंग्स अप टू द डेट ऑफ डेथ वॉज 18,000। यानी ऐसा हुआ है कि मरने के पहले पहले उसने फर्म से कुछ पैसा विड्रॉ भी किया है। तो आपको क्या करने को कहा गया है? आपसे कहा गया है डिटरमाइन, पता लगाइए, द अमाउंट पेबल टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर बाय प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स। अकाउंट्स प्रिपेयर कीजिए और ये बताइए कि डिसीज्ड पार्टनर के लीगल, डिसीज पार्टनर कहते हैं जिसकी मृत्यु हो गई है, डिसीज्ड पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना अमाउंट आप लोगों को पे करना पड़ेगा, ये बात पता लगाइए। और उसके लिए आपको नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको अकाउंट्स बनाकर कैलकुलेशन करनी है। तो कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा भाई, बता दो। हाँ जी, कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा? उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ। कौन मर गया? विनय मर गया, तो विनय का कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो आप लिखेंगे विनेस कैपिटल अकाउंट, विनेस कैपिटल अकाउंट। विनेस कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है जी, डेबिट क्रेडिट। बताइए जी, विनय के कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है? पहले तो ये बताइए कि विनय के कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है। सर विनय के कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी 2.5 लाख रुपए का बैलेंस है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD कितना? 2,50,000। विनय के कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी 2.5 लाख रुपए का क्रेडिट बैलेंस है। अब अगर विनय को मुझे कोई भी चीज देनी है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके, यानी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके बढ़ाया जाएगा। कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है ना। तो अगर विनय को हमें कोई भी चीज देनी होगी तो हम विनय के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? उसे क्रेडिट, और घटाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। और फिर ये फाइनलाइज करेंगे कि विनय को एट दी एंड पैसे मिलने कितने। समझ आई बात या नहीं आती? तो विनय के कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया भाई? 2.5 लाख। समझ आई? अब लेकिन यार विनय ने ना हमें लोन भी दे रखा था। क्या दे रखा था? तो एक काम करो, लोन का भी क्रेडिट बैलेंस था ना, उस क्रेडिट बैलेंस को भी कहां पहुंचा दो? कैपिटल अकाउंट में पहुंचा दो। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? बाई विनेज लोन। यार ऐसा तो नहीं है ना कि कैपिटल का पैसा अलग से दोगे और लोन का पैसा अलग से दोगे। पैसा तो एग्जीक्यूटर को ही जाना है। तो एग्जीक्यूटर क्या कहा भाई? सारी चीजें एक ही जगह इकट्ठी कर लो। समझ आई बात? नहीं, कैपिटल का बैलेंस तो है ही कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल के अंदर और क्या इंक्रीज कर दो? लोन भी बढ़ा दो। तो बताओ विनय के लोन की वजह से कैपिटल अकाउंट और कितने से बढ़ जाएगा? 50,000 से। समझ में आई बात? ये नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरी चीज भाई, लोन आपने भेज दिया। सर ये जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्या होता है? ये रिजर्व क्या होते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक ऐसा प्रॉफिट जो पार्टनर्स ने अब तक आपस में बांटा नहीं है। तो ये जो विनय का एग्जीक्यूटर है वो ये नहीं कहेगा कि ये इस प्रॉफिट के अंदर विनय का भी हक बनता है, तो आपको ये रिजर्व भी बांटना पड़ेगा बाई जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व सिर्फ कौन सा हिस्सा कैलकुलेट करना है आपको? जो विनय से रिलेटेड है। 50,000 तो पूरी फर्म का रिजर्व है ना भाई। समझ आई बात या नहीं? और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकाला था मैंने? 6:1:1। तो बताइएगा विनय का हिस्सा कितना होगा? 1/8। कितना होगा? 1/8। तो जनरल रिजर्व 50,000 का है और 50,000 के जनरल रिजर्व में, 50,000 के जनरल रिजर्व में 1/8 विनय का हिस्सा है। तो कैलकुलेट कीजिए, देखिए 1/8 करके क्या आ रहा है। हाँ जी, 8 6 48, 2 इधर आ गया, 8 2 16, 4 इधर चला गया, 6250। हाँ जी 6250। तो जनरल रिजर्व हमने यहाँ लिख दिया 6250।
ठीक है जी। हाँ जी। फिर उसके बाद और क्या क्या चीजें मिलनी है पार्टनर को? भाई पार्टनर को मिलना है प्रॉफिट अप टू दी डेट ऑफ डेथ। पार्टनर को क्या मिलना है? प्रॉफिट अप टू दी डेट ऑफ डेथ। तो भाई पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट अप टू दी डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनर को दिया जाना चाहिए वो सारी चीजें मैं पार्टनर को प्रोवाइड करने वाला हूं। भाई क्वेश्चन ने कहा द डिसीज पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। भाई प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेसिस पर ही हम उसको कैलकुलेट करेंगे। अब मुझे बताइए, आपको नीचे गुडविल के लिए 4 सालों के प्रॉफिट गिवन है। एक 2017 का प्रॉफिट गिवन है, 2018 का प्रॉफिट गिवन है, 2019 का प्रॉफिट गिवन है और 2020 का प्रॉफिट गिवन है। तो जो सबसे लेटेस्ट वाला प्रॉफिट है वो कौन सा? 2020 का, जो बिल्कुल प्रीवियस ईयर में कमाया था आपने, ठीक है ना। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? यहां लिखूंगा प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। बताइए जी, पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया था? 2 लाख। लेकिन ये प्रॉफिट तो पूरे साल का प्रॉफिट था। ये प्रॉफिट कैसा था भाई? पूरे साल का प्रॉफिट। और ये मर गया कितने महीने बाद? 9 मंथ्स बाद। तो हम कर देंगे 9/12। फिर उसके बाद अब 9/12 आप कर दोगे, ये 2 लाख का प्रॉफिट 9 मंथ्स में कन्वर्ट तो हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉफिट पूरी फर्म का है। और मुझे सिर्फ किसकी बात करनी है भाई? विनय की बात करनी है। और विनय का प्रॉफिट में कितना हिस्सा है? 1/8। ठीक है जी। तो आप पहले इसे 9/12 करेंगे, फिर इसे 1/8 करेंगे। तो 2 लाख को जब आप 9/12 करते हैं ना, तो उस वक्त ये हो जाता है 1.5 लाख। और जब आप इसे 1/8 करेंगे तो देखिए और कितना आएगा। करिए कैलकुलेशन। ये आ रहा है 18,750। तो हम विनय को कितना कैपिटल कितना दे देंगे भाई? प्रॉफिट अप टू दी डेट ऑफ डेथ। और देखो, जब प्रॉफिट अप टू दी डेट ऑफ डेथ दिया जाता है तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा। और कैपिटल बढ़ाने के लिए हम क्या लिखते हैं? P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी। कितना है? 18,750। हाँ जी। हमने विनय का लोन भी विनय के कैपिटल में भेज दिया, रिजर्व्स भी विनय को दे दिए, P&L सस्पेंस भी दे दिया। बताइए कौन सी 2 चीजें रह गई हैं? एक तो रह गई है गुडविल और एक रह गया रीवैल्यूएशन। अब क्वेश्चन को अगर मैं पूरा पढ़ूं तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लाइबिलिटी की बात कहीं पर की नहीं। ले देकर अगर कुछ बच जाता है तो वो क्या बच जाता है भाई? गुडविल। क्या बच जाता है? गुडविल। आप मुझे बताइए, गुडविल पूरी फॉर्म की पहले निकालनी पड़ेगी ना आपको, जब भी तो गुडविल में उसका जो हिस्सा है उसे प्रोवाइड करेंगे आप। तो भाई गुडविल के बारे में जरा क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिएगा। गुडविल के बारे में बोला है कि आपको एवरेज प्रॉफिट जो है ना, पिछले 4 साल के बेसिस पर एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अगर मैं पिछले 4 साल के बेसिस पर एवरेज प्रॉफिट निकालूं तो 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख और प्लस 8 लाख। आपको पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट ये है। इसको डिवाइड कर देंगे कितने से भाई? 4 से। जैसे आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है क्वेश्चन में? ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 3। एवरेज प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 6 लाख, 8 लाख हो गया 14 लाख, आपने 4 लाख और ऐड किया 18 लाख, 2 लाख और ऐड किया 20 लाख। 20 लाख को 4 से डिवाइड किया तो आ गया 5 लाख, और 5 लाख को 3 से डिवाइड किया तो कितना हो गया? 15 लाख। तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 15 लैक्स। ठीक है जी। गुडविल की वैल्यू आ गई हमारी 15 लैक्स। लेकिन ये जो गुडविल की वैल्यू है 15 लैक्स, ये पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू है। समझ में आई बात या नहीं आती? और मुझे सिर्फ किसका हिस्सा कैलकुलेट करना है? मुझे विनय का कैपिटल इंक्लूड करना है। विनय का कैपिटल आपको कैलकुलेट कर देना है। ठीक है जी। चलिए, तो विनय के कैपिटल की बात करते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे विजय, विनय और विवेक। अगर कोई पार्टनर रिटायर नहीं हुआ होता
तो ये 15 लाख का प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में किस तरह से बढ़ता? ये 15 लाख का प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में किस तरह से बढ़ता भाई? 6:1:1 की रेशियो में बढ़ता। हाँ जी, 15 लाख का प्रॉफिट 6:1:1 की रेशियो में बढ़ता। तो आप इसे ज़रा देखिए कि विजय को कितना मिलता, विनय को कितना मिलता और विवेक को कितना मिलता। हाँ जी, विनय और विवेक को मिलता 1,87,500, विवेक को भी मिलता 1,87,500 और विजय को मिलता कितना भाई? 11,25,000। यानी अगर कोई भी पार्टनर रिटायर नहीं होता तो ये प्रॉफिट इस रेशियो में बढ़ जाता, 6:1:1 की रेशियो में। लेकिन भाई पार्टनर तो रिटायर हो गया ना, कौन चला गया? विनय चला गया। अब यही 15 लाख रुपए की गुडविल, यही फ्यूचर में होने वाला 15 लाख का प्रॉफिट अब किन दोनों के बीच में रह जाएगा? विजय और विवेक के बीच में रह जाएगा। तो बताइए मुझे, विजय के पास कितना आ रहा है? विजय के पास आ रहा है भाई, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इसके पास आ रहा है 12,85,715 रुपये। हाँ जी, कैलकुलेशन थोड़ी भाई उसके अंदर चली गई है, पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, न्यू रेशियो गिवन तो नहीं है ना इनका? नहीं, न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो जो जाने के बाद 6:1 ही रह जाएगा। 15 लाख को दोबारा से हम डिवाइड करें, अरे ये आ जाएगा, विवेक के पास आ जाएगा 2,14,285। ठीक है जी, यानी भाई विनय को नुकसान हो रहा है और विजय और विवेक को फ़ायदा हो रहा है। यानी देखो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो गई हमारे लिए, क्योंकि पॉइंट इसी तरीके के आ गए, नंबर्स इस तरीके के आ गए, तो आप लोगों को इतना आसान और हलवा मामला दिया भी नहीं जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी तो उसके अंदर घबराना नहीं, कैलकुलेट करना, प्लस माइनस डिवाइड करना नहीं आता क्या? कैलकुलेट करना, कोई मसला नहीं। बाकी तो तरीका एक और भी हो सकता है यहाँ पर जिससे हम कर सकें। मुझे बताइए विनय को कितना नुकसान होने वाला है जाने के बाद? 1,87,500 का नुकसान होने वाला है, तो हम इसके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। और बताइए विजय को कितना फायदा होने वाला है? 11,25,000 उसे बिना विनय के जाए हुए मिलते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद उसके हिस्से में 12,85,715 आने लग जाएंगे। तो इसे फायदा कितने का होने लग जाएगा? 1,60,715 रुपये का फायदा होगा। तो भाई फिर इसके कैपिटल से इतना अमाउंट कम करो। विवेक को कितना फायदा होने लग जाएगा? पहले उसे 1,87,500 मिल रहे थे, अब उसे 2,14,285 मिल रहे हैं, तो इसे फ्यूचर में 26,785 का फायदा होने लग जाएगा। तो इसके कैपिटल को 26,785 से डेबिट करो। देखो भाई विनय के हिस्से की गुडविल कितनी है? 187,500। लेकिन ये टेबल मैंने इसलिए बनाई ताकि आप लोगों को ये पता लग सके कि अगर विनय को 1,87,500 देने हैं तो कौन उसके जाने के बाद गेन कर रहा है। विनय गेन कर रहा है 1,60,715 और विवेक गेन कर रहा है 26,785। सर फिर तो आप गेनिंग रेशियो निकाल कर ये काम कर लेते। भाई वहां पर भी तो आपको करना पड़ता ना, आप पहले गेनिंग रेशियो निकालते, गेनिंग रेशियो निकालने के बाद चलो गेनिंग रेशियो निकालनी भी नहीं पड़ती, हम कहते कि भाई विनय का 1 हटा दो, ये दोनों हमारे गेनिंग रेशियो हो गए। तो फिर भी तो कैलकुलेट करना पड़ता ही ना, आपको ये पता तो करना पड़ता ना कि कितना कितना कंपनसेट करना पड़ेगा उन्हें। कोई बात नहीं, चलो है ना, दोनों तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं। डायरेक्ट गेनिंग रेशियो के साथ भी कर सकते हैं और आप एडजस्टमेंट टेबल बना के भी कर सकते हैं। लेकिन मोर और लेस बात यह है कि विनय को कितना कंपनसेट किया जाएगा? 187,500। लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट ये बात जाननी थी कि विनय को 187,500 से कंपनसेट किया जाएगा, ये तो क्लियर कट पता लग जाएगा, ठीक है ना। गुडविल को विनय के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जानने वाली बात तो यह है कि विनय को जो 187,500 का कंपनसेशन दिया जाएगा उसमें विजय कितना कंपनसेट करेगा और विवेक कितना कंपनसेट करेगा, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आई बात या नहीं आती? तो हमें पता लग गया। बताइए जी, विजय की वजह से कितना? 1,60,715। आप यहां लिखेंगे बाई विजय's कैपिटल, विजय's कैपिटल अकाउंट कितना? 1,60,715। हाँ जी, और विवेक की वजह से 26,785। ठीक है जी। तो मैंने भाई
देखो विनय को क्या क्या चीजें दी जा सकती थी, सब हमने प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। उसका कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, उसका लोन का अमाउंट, उसके हिस्से का जनरल रिजर्व, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ और गुडविल में उसका कंपनसेशन। रीवैल्यूएशन और दिया जा सकता था लेकिन वो क्वेश्चन का पार्ट है ही नहीं। समझ में आती है बात या नहीं आती? हाँ जी मेरे बच्चे, चलिए। लेकिन सर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आप विनय के कैपिटल को बढ़ाए चले जा रहे हो, बढ़ाए चले, क्या घटने का कोई रीजन नहीं है क्या? ये चीज दिमाग में जरूर सोचना। जैसे ये सोचोगे कि यार कुछ घटाना नहीं पड़ सकता क्या, विनय ने कुछ ऐसा नहीं किया कि इसका कैपिटल 9 मंथ्स के अंदर घट जाए, जैसे ही आप ऐसा सोचोगे तो जो इंफॉर्मेशन आप भूल सकते हो वो भूलने से बच जाओगे। और क्वेश्चन में गिवन भी है कि विनय ने क्या करा है भाई, पूरे साल में ड्राइंग्स की हैं। जरा देखिए, इस ड्राइंग्स अप टू द डेट ऑफ डेथ कितनी है? 18,000 की ड्राइंग्स है। कितनी है भाई? 18। तो ड्राइंग्स की वजह से इसका कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 2 ड्राइंग्स। कितने से? 18,000 से। अब जितना भी इसके कैपिटल में बैलेंस है, जितना भी इसके कैपिटल में बैलेंस है वो सारा का सारा कहां चला जाएगा? इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में चला जाएगा। तो हम लिखेंगे टू विनेज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब देखिए कितना आ रहा है, 2,50,000 प्लस 50,000 प्लस 6,250 प्लस 18,750 प्लस 187,500। तो ये आ जाता है हमारा टोटल में 5,12,500। और ये 5,12,500 में से अगर मैं 18,000 माइनस कर दूं तो बचेगा 4,94,500। विनय के एग्जीक्यूटर को कितनी पेमेंट की जाएगी? 4,94,500। ठीक है जी। अगर आप उसी वक्त ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देते तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज विनय का एग्जीक्यूटर अकाउंट एक लोन अकाउंट की तरह शुरू हो जाएगा। तो ये एक देखिए कितना आसान क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया, और ये एग्जाम में 6 नंबर तक के सवालों में आ सकता है अगर बस थोड़ी सी प्रैक्टिस। बेटा देखो, एक एक पॉइंट हर क्वेश्चन में ऐसा होता है जो या तो आपको ज्यादा कैलकुलेट करवाने पे मजबूर करेगा या फिर आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेगा। और इस क्वेश्चन में सिर्फ गुडविल की कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं था जो आप देख पाए। समझ आई बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है जी। अब जरा देखिए डेथ का ही एक और क्वेश्चन जो इस एग्जाम में आपसे करवा सकते हैं, जरा उसकी तरफ बढ़ते हैं। डेथ से ही एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे करवा सकते हैं उसे देख लेते हैं। हाँ जी, एक और क्वेश्चन था डेथ को लेके। बेटा देखना, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 ये दोनों गुडविल से हैं क्वेश्चन। 17 और 18 इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें डेथ का क्वेश्चन दूसरा है नहीं। रुक जाओ, दूसरा सैंपल पेपर निकालता हूँ, उसके अंदर है वो क्वेश्चन। या फिर एक काम करो, इस क्वेश्चन का ना क्वेश्चन नंबर 17 ज़रूर कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 भले से चलो ये डेथ से नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन सेम डेथ के केस में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना छोटा क्वेश्चन है 3 नंबर का, ये रिटायरमेंट से रिलेटेड है। अब रिटायरमेंट और डेथ के अंदर चीज़ें जो है वो बिल्कुल सेम तरीके से ट्रीट होती हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 17 को करा रहा हूँ ज़रा, ठीक है ना भाई। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, क्या नाम है उसका, अबे यार नाम भूल गया। ये केंद्रीय विद्यालय वाला सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। केंद्रीय विद्यालय, हाँ वही वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 17 और देखते हैं। अर्जुन, भीम एंड नकुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 14:5:6। भाई अर्जुन, भीम और नकुल, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इनका वो कितना है? 14:5:6 रिस्पेक्टिवली। आगे कहते हैं कि भाई भीम रिटायर हो गया और उसने अपना जो शेयर है ना सरेंडर कर दिया इन द फेवर ऑफ अर्जुन। भाई भीम रिटायर हुआ और उसने
हिज 525th शेयर इन द फेवर ऑफ अर्जुन, यानी उसका जितना भी शेयर था ना वो उसने किसके फेवर में सरेंडर कर दिया भाई, अर्जुन के फेवर में। अच्छा मुझे एक बात बताइए, भीम का शेयर था कितना? हाँ जी, भीम का शेयर था कितना? 5/25 ही था। और क्वेश्चन में क्या कहा है, भीम रिटायर हो गया, सरेंडर हिज 525th शेयर, यानी अपना, यानी उसके शेयर के बारे में बता रहे हैं कि उसका शेयर 5/25 था, उसने अपना शेयर जो है वो अर्जुन के फेवर में दे दिया, यानी उसका पूरा शेयर किसके पास चला गया, अर्जुन के पास। तो अगर मुझसे रेशियो निकालने को कहा जाए, न्यू रेशियो निकालने को कहा जाए, तो अर्जुन के पास बताइएगा पहले कितना शेयर था, 4/25। भीम के पास कितना शेयर है, 5/25। और नकुल के पास कितना शेयर है, 6/25। और भीम ने क्या करा, अपना पूरा 5/25 अर्जुन को दे दिया। तो यानी भीम तो देखो अब चला गया, और अर्जुन के पास कितना हो गया, 19/25, और नकुल के पास अब भी 6/25 ही है। तो यानी अगर मुझसे न्यू रेशियो पूछा जाए, न्यू रेशियो बिटवीन अर्जुन एंड नकुल, अगर मुझसे नया रेशियो पूछा जाए बिटवीन अर्जुन एंड नकुल, तो वो कितना होगा, 19:6। कितना होगा भाई, 19:6। चलिए क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं आगे। ये कहते हैं द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। भाई ये कहते हैं आपको सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाकर फर्म की गुडविल निकालनी होगी बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। और पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स कितने दिए हैं, 50,000, 55,000, 60,000 रेस्पेक्टिवली। और जो नॉर्मल प्रॉफिट जो कोई भी कमा लेता है, जो सिमिलर फर्म नॉर्मली प्रॉफिट कमा लेती है, वो कितना कमा लेती है, 30,000। और एक गुडविल है जो फर्म की किताबों में ऑलरेडी अपीयर हो रही है, वो है 75,000। 2 तरीके की गुडविल की डिटेल दे दी इन्होंने आपको, एक तो एग्जिस्टिंग गुडविल की डिटेल दे दी आपको, समझ आई बात, ये नहीं, और वो कितनी है 75,000 की, और एक दे दी सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू जो मुझे निकालनी पड़ेगी। और ये कहते हैं द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम रिटायरमेंट वॉज ₹1,00,000। भीम के रिटायर होने के बाद फर्म ने 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री डालनी है टू एडजस्ट गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स शोइंग वर्किंग, यानी आपको एक तो गुडविल को एडजस्ट करने की एंट्री डालनी है, और आपसे कहा गया है कि भाई आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री डालनी है। समझ में आई बात या नहीं आती? चलिए जी एक एक कर काम शुरू करते हैं। पहले तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। लिखो मत सेल्फ जनरेटेड, बस क्या लिख दो, गुडविल वैल्यूएशन। हम गुडविल की वैल्यूएशन करने जा रहे हैं, और गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए फॉर्मूला क्या दिया है इन्होंने, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है जी। अब अगर सुपर प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट करूंगा तो भाई फॉर्मूला नहीं लगा सकता। अब सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है जी, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट वो है जो ऑन एन एवरेज मैं कमाता हूं, नॉर्मल प्रॉफिट वो है जो मेरे जैसी सिमिलर फर्म्स कमाती हैं। तो एवरेज प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो एवरेज प्रॉफिट के नाम पर मेरे पास है 50,000, 55,000 और 60,000। ये पिछले 3 सालों का प्रॉफिट है। अगर मैं इसका एवरेज कर लूं, अगर मैं इसका एवरेज कर लूं तो वो कुछ अलग आएगा। ठीक है जी। और नॉर्मली फर्म कितना कमाती हैं, 30,000 कमाती हैं। तो एवरेज अगर हम निकालने बैठे तो ये होता है 1,65,000। क्या होता है भाई, 1,65,000। और 1,65,000 को अगर 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये आता है 55,000। यानी ऑन एन एवरेज हमारी फर्म कमाती है 55,000 और नॉर्मल दूसरी फर्म कमाती है 30,000। तो हम दूसरों से कितना ज़्यादा कमाते हैं भाई, 25,000। और गुडविल को आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, तो गुडविल कितनी हो जाएगी, 25,000। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में कितने की बने, हाँ जी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 2 years। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ना भीम सरेंडर्स, यहाँ द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए 3 साल यूज करने थे और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के लिए 2 साल। तो गुडविल कितनी हो गई हमारी, 50,000 हो गई। समझ में आई बात ये नहीं? तो ये तो हमने निकाल ली गुडविल की वैल्यू। अब गुडविल की वैल्यू निकालने के बाद इन्होंने क्वेश्चन में हमसे कहा है जर्नल एंट्रीज डालो
ताकि गुडविल एडजस्ट हो जाए और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो पहले तो हम दोनों तरीके की गुडविल की बात कर लेते हैं। देखो भाई, एग्जिस्टिंग गुडविल के साथ आप क्या करते हैं बताइए? एग्जिस्टिंग गुडविल को हम करते हैं राइट ऑफ। समझ आई बात या नहीं आती? यानी जो गुडविल बैलेंस शीट में लिखी हुई है उसको राइट ऑफ करते हैं। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का क्या करते हैं? एडजस्ट। क्या करते हैं? एडजस्ट। तो पहले मैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए ना पास्ट एडजस्टमेंट और गुडविल एडजस्टमेंट टेबल बना लेता हूँ। सारा वर्किंग नोट वाला काम एक साथ कर लेता हूँ, फिर एक साथ क्या कर दूंगा? जर्नल एंट्री डाल दूंगा। गुडविल एडजस्टमेंट टेबल बनाई जाती है पहले। और गुडविल एडजस्टमेंट टेबल अगर मैं बनाऊं तो कौन कौन है भाई? हाँ जी, अर्जुन, भीम और नकुल। अर्जुन, भीम और नकुल, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे और ये कहेंगे अगर ये रिटायर नहीं हुए होते, अगर ये रिटायर नहीं हुए होते तो ये फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट, यानी ये जो गुडविल है आपकी 50,000 की, वो इस रेशियो में बढ़ती। ठीक है जी। अब बताइए मुझे, 50,000 को 50,000 कंप्लीट प्रॉफिट और 25 हिस्से होते हैं प्रॉफिट के, तो 25 हिस्से का मतलब हर एक हिस्सा 2,000 का हो गया। तो 14 हिस्से अर्जुन के पास है, तो 28,000 अर्जुन को मिलते, 10,000 भीम को मिलते और नकुल को 12,000 मिलते जी। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? लेकिन इनके रिटायर होने के बाद नया रेशियो देखो क्वेश्चन में आपने अभी अभी निकाला है। नया रेशियो कितना है भाई? नया रेशियो अभी ऊपर कैलकुलेट किया हमने, 19:6 है ना, 19:6। यानी प्रॉफिट के अब भी 25 हिस्से होने, हर एक हिस्सा 2,000 का हो गया। अब अर्जुन को कितना मिलेगा? 38,000 और नकुल को कितना मिलेगा? 12,000। यानी अगर देखा जाए, अगर आपने गेनिंग रेशियो की बात की हो तो गेन करने वाला अकेला कौन था? सिर्फ अर्जुन। तो नकुल को तो पहले भी 12,000 मिलने थे, अब भी 12,000 मिलेंगे। ये जो 10,000 रुपए का कंपनसेशन भीम को देना पड़ेगा, वो कंपनसेशन कौन देगा? अर्जुन ही देगा, क्योंकि सारा गेन अर्जुन ही करने वाला है। समझ आई बात? ये नहीं आती? तो ये हमने गुडविल एडजस्टमेंट टेबल बनाकर भी अपना काम निपटा लिया। अब एक एक कर सारा काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करो। गुडविल का बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, एसेट साइड पे लिखा हुआ है, उसे खत्म करेंगे तो गुडविल को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। और लाइबिलिटी साइड पर क्या लिखा हुआ है भाई? लाइबिलिटी साइड पर क्या लिखा हुआ है? लाइबिलिटी साइड, एग्जिस्टिंग गुडविल कितने की हमारी? एग्जिस्टिंग गुडविल है हमारी 75,000 की। तो ये 75,000 की गुडविल है और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को क्या किया जाएगा? डेबिट। अर्जुन्स कैपिटल, अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और नकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। है ना। पुरानी रेशियो में राइट ऑफ कर दो इसे, पुरानी रेशियो में राइट ऑफ कर दो भाई। 25 हिस्से 75,000 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूं तो हर एक हिस्सा 3,000 का हो जाता है। 14 अर्जुन के पास जाएंगे, हाँ जी, 42,000, 15,000 यहाँ जाएंगे, 18,000 यहाँ जाएंगे। लो जी, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है जी, एक काम तो ये हो गया। और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी, हाँ जी, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी उसका, उसकी क्या होगी भाई? हमारी जर्नल एंट्री चलेगी। हाँ जी, बताइए उसकी जर्नल एंट्री क्या है? अर्जुन के कैपिटल को डेबिट करना है और भीम के कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो आप एंट्री डालेंगे अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम्स कैपिटल अकाउंट, अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम्स कैपिटल अकाउंट 10,000 से। ठीक है ना। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। समझ आ गई बात? अब ये तीसरी बात इन्होंने क्या बोली थी? तीसरी बात इन्होंने क्या बोली थी कि भाई फर्म ने भीम की रिटायरमेंट के बाद कुछ प्रॉफिट कमाया है। कितना प्रॉफिट कमाया? 1,00,000। तो बताओ वो जो प्रॉफिट है वो सिर्फ कौन बांटेगा? वो तो अर्जुन और नकुल ही बांटेंगे। अच्छा, प्रॉफिट कहाँ होता है? प्रॉफिट होता है P&L अप्रोप्रिएशन में। कहाँ होता है? P&L अप्रोप्रिएशन। चलो इस सारी चीजों को छोड़ो, मुझे बताओ जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना। और कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो अर्जुन का कैपिटल क्रेडिट होगा, अर्जुन कैपिटल क्रेडिट, और भीम नहीं, सिर्फ नकुल्स कैपिटल क्रेडिट।
ठीक है जी। और डेबिट में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट कहाँ से आया, P&L एप्रोप्रिएशन से। तो आपने डेबिट किसे कर दिया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। 1,00,000 रुपए का था और ये नए रेशियो में बटेगा, किस में बटेगा भाई, न्यू रेशियो में। तो आप जब इसे न्यू रेशियो में बांटने जाएंगे तो न्यू रेशियो बताओ कितने का होगा। हाँ जी, हाँ जी, 25 25 हिस्सों में डिवाइड होगा, हर एक हिस्सा कितने का हो जाएगा, 4,000 का। जब 1,00,000 का होगा तो 19 इसके पास है, तो बताइए कितना होगा, 40, ये आ जाएगा 76,000 और इसका आ जाएगा 24,000। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो जी, अब एक और डेथ का क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ये CBSE सैंपल पेपर है, ठीक है जी। और इसके अंदर डेथ का क्वेश्चन किस तरीके से आया हुआ जरा हम देखते हैं। और ये 3 नंबर में किस एरिया से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि डेथ के मामले में, डेथ जो ऑफ द पार्टनर जो है उसका एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनना है, जिसमें हमें ये देखो 2 ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ। जो डेथ से हम पूछ रहे हैं, डेथ से जो हमारा क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, वो 2 एरिया से आ सकता है कि जाने वाले पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना पैसा दिया जाएगा उसकी बात करो, और दूसरी चीज कि जो एग्जीक्यूटर है उसका लोन अकाउंट बनाओ। ये 2 एरिया से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके चांसेस ज्यादा आई हैं। समझ में आई बात, ये नहीं आती। बाकी एग्जीक्यूटर का भी एक क्वेश्चन हम करके देख लेंगे बाहर, समझ आई बात, ये नहीं। लेकिन जो 3 मार्क्स के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिला, 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन वो कोई जर्नल एंट्री हो सकती है, जैसे अभी हमने देखी गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री हो गई, प्रॉफिट बांटने की एंट्री हो गई, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हो गई मरते वक्त पार्टनर के, ठीक है ना। उस तरीके से एक सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, या फिर आपको निकालने को कह सकता है प्रॉफिट अप टू दी डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट अप टू दी डेट ऑफ डेथ। समझ में आई बात, ये नहीं आती। और यही चीज हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 में कैलकुलेट करेंगे। समझ में आई बात, ये नहीं। वैसे प्रॉफिट अप टू दी डेट ऑफ डेथ जो है वो अभी आपने फुल फ्लैज क्वेश्चन में निकाला भी था, लेकिन वो एक आसान तरीका था प्रॉफिट अप टू दी डेट ऑफ डेथ निकालने का। अब यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट वाला पार्ट भी हम देखेंगे और मैं आपको कुछ क्वेश्चन नंबर भी बता दूंगा TS ग्रेवाल के, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, निर्मला, दिविशा और सारा ये पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, प्रॉफिट और लॉस बांट रहे हैं ये इस रेशियो के अंदर 3:4:3 के रेशियो में, ठीक है जी। बुक्स वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। किताबें कब बंद हो जाती हैं भाई, 31 मार्च एवरी ईयर को किताबें बंद हो जाती हैं। सारा की मौत हो गई 1 फरवरी 2022 को, 1 फरवरी 2022, यानी जो आपका जो ईयर है ना, जनवरी का एंड हो गया। ये क्या हो गया, एक तरीका है जनवरी का एंड, यानी साल खत्म होने के 10 महीने बाद, आफ्टर दी 10 मंथ्स पार्टनर की डेथ हो गई। समझ में आई बात, ये नहीं होती। एनी प्रॉब्लम इन दिस? एज पर दी पार्टनरशिप डीड, साराज एग्जीक्यूटर्स आर एंटाइटल्ड टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टर्नओवर। ये कहते हैं कि यार देखो, जो सारा की डेथ हुई है, सारा की जो डेथ हुई है उसको उसके मरने तक का प्रॉफिट दिया जाएगा। जिस डेट पर उसकी डेथ हुई है, अप टू दी डेट ऑफ द डेथ जितना भी फर्म ने प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट सारा को दिया जाएगा। समझ में आती है बात, ये नहीं आती। एक तो ये बात हो रही है, लेकिन वो चीज कैलकुलेट कैसे होगी, वो कैलकुलेट होगी सेल्स टर्नओवर के बेसिस पर। किसके बेसिस पर होगी, सेल्स टर्नओवर के बेसिस पर। ये माजरा क्या है, ये मैटर क्या है सर, जरा बताइए। चलो कोई नहीं, पहले डिटेल तो पूरी पढ़ लेते हैं। इन्होंने बताया सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। हाँ जी, कौन से साल की सेल दी इन्होंने, आपको पता है? अच्छा, आप जिस साल में सारा की डेथ हुई है वो 21-22 ईयर है। कौन सा है, 21-22। और ये जो सेल्स आपको दे रखी है ये पिछले साल की सेल है, क्योंकि ये वो ईयर है जो 31 मार्च 2021 को एंड हो रहा है। तो यानी 20-21 की सेल दे रखी है आपको, यानी 21-22 के अंदर सारा की डेथ हुई है और उससे पिछले साल की सेल आपको कितनी बताई है भाई, 10 लाख रुपए। और तो और आपको उसी साल का प्रॉफिट भी बताया है, कितना, 1,20,000 रुपए। पिछले साल की सेल बताई, पिछले साल का प्रॉफिट बताया। समझ आई बात, ये नहीं। और इन्होंने कहा कि भाई देखो, सेल्स में ना एक तरह का पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया है, कितने का, 20% का। यानी इस साल जो सेल है वो 20% से बढ़ रही होगी और प्रॉफिट का परसेंटेज
2% से कम हो रहा होगा। यानी इस साल सेल्स की परसेंटेज तो बढ़ गई, यानी आपने टर्नओवर तो बढ़ा दी, माल तो ज्यादा बेच दिया, लेकिन जो प्रॉफिट उससे निकल कर आता है वो प्रॉफिट जो है वो 2% कम हो गया, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा हो गई होगी। चलो हमें उससे क्या लेना देना। बात दरअसल ऐसी है कि सर हमें ये बताइए, सेल्स के बेसिस पर, यानी सेल्स को नजर में रखते हुए, सेल्स को ध्यान में रखते हुए हम किस तरीके से प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या निकालना है? पार्टनर का शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है जी। अब बताइए मुझे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर सेल्स कितनी है? प्रीवियस ईयर सेल्स कितनी है? प्रीवियस ईयर सेल्स है 10 लाख रुपए की। सर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना है? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना है? सर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट जो है वो है 1,20,000 रुपए, है ना? तो मुझे बस इतना बताओ, अगर प्रीवियस ईयर सेल है 10 लाख और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट है 1,20,000, तो आप कितना परसेंट प्रॉफिट कमाते हैं? हाँ जी, कितना परसेंट प्रॉफिट कमाते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल की प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है? 1,20,000 को 10 लाख से अगर डिवाइड कर दिया जाए, इंटू में 100 कर दूं तो कितना हो जाता है? 12%। यानी पिछले साल आपने 12% का प्रॉफिट कमाया। कितने का भाई? 12% का। सर ये परसेंटेज आप क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि मैं इस परसेंटेज की मदद से यह पता लगा लूंगा कि मैंने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया। मुझे बस मेरे 9 मंथ्स की सेल बता दो, 10 मंथ्स की क्या बता दो? सेल। मुझे बस ये बता दो कि इस साल जो 10 महीने ये बेचारा जिंदा रहा, उन 10 महीनों में सेल कितनी हुई। अगर आपने मुझे उन 10 महीनों की सेल्स बता दी ना, तो मैं क्या करूंगा, उन 10 महीने की सेल्स पर ये 12% का प्रॉफिट अप्लाई कर दूंगा। क्योंकि क्वेश्चन से मुझे ये पता लगता है, पिछले साल से मुझे ये पता लगता है कि मैं अपनी सेल के ऊपर 12% का प्रॉफिट कमाता हूं। अगर मुझे आप इन 10 महीनों की सेल्स बता दोगे तो मुझे कितने का प्रॉफिट, मैं इस प्रॉफिट परसेंटेज को क्या कर दूंगा? अप्लाई कर दूंगा। मुझे पता लग जाएगा कि इस 10 महीने के अंदर मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है। समझ आती है बात या नहीं आती? चलिए सबसे पहला मेरा आपसे सवाल, सर हमें इस 10 महीनों की सेल्स नहीं बताई हुई, हमें इन 10 महीनों की सेल्स नहीं बताई हुई, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? इन 10 महीनों की सेल्स को पता लगाएंगे। किसको पता लगाएंगे? 10 महीनों की सेल्स। देखो क्वेश्चन में ना अक्सर वो सेल्स गिवन होती है। हाँ जी, क्या कह रहा हूं मैं? क्वेश्चन में अक्सर वो सेल्स क्या होती है? गिवन होती है। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने हमको और मजबूर किया कि आप उन 10 महीनों की पहले क्या निकालो? सेल्स। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया कि एक ट्रेंड पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? पॉजिटिव ट्रेंड, कि 20% से सेल्स बढ़ रही है। तो हमने कहा यार सेल्स ऑफ द करंट ईयर, यानी अगर पिछले साल सेल्स 10 लाख की है, कितने की है? 10 लाख की, तो इस साल वो सेल क्या आ गई होगी? 120% हो गई होगी। क्या हो गई होगी भाई? 120%, यानी 20% एक्स्ट्रा ऐड हो गया उसके अंदर, यानी वो सेल्स कितनी हो गई? 12 लाख की। चलो जी, सर आपने इस साल की सेल को अंदाजा लगाया कि इस साल पूरे साल सेल कितनी रहेगी? 12 लाख। लेकिन मुझे पूरे साल की सेल्स नहीं चाहिए भाई, मुझे तो सिर्फ उन 10 महीनों की सेल्स चाहिए। क्या चाहिए? उन 10 महीनों की। तो मैं यहां पर लिखूंगा टर्नओवर फॉर द पीरियड अप टू दी डेट ऑफ डेथ, जो कि मुझे नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होती है, लेकिन मुझे इस बार इन्होंने ये निकालने पर भी मजबूर कर दिया। सर 12 लाख की सेल जो है वो 12 महीने की है, तो आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, हर एक महीने की सेल आ जाएगी। और आपको 10 महीने की चाहिए तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 महीने की सेल्स पता लग जाएगी। तो लो जी, मुझे पता लगा कि इस साल जो जिस पीरियड में वो बंदा जिया है, समझ आई बात या नहीं आती, तो उसकी सेल्स कितनी है भाई? 10 लाख की सेल है, यानी उस पीरियड में 10 लाख की सेल हुई है। लेकिन सर सेल्स का क्या करना? मुझे तो उस पीरियड का क्या चाहिए? प्रॉफिट। क्या चाहिए? तो आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकाली तो है। हाँ जी, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द करंट ईयर निकाली तो है। कितनी परसेंटेज निकाली है बताओ मुझे आप? सर 12% निकाली है। पिछले साल की जितनी, पिछले साल 12% का प्रॉफिट था, हम मानकर चल रहे हैं इस साल भी होगा। लेकिन क्वेश्चन ने मुझे क्या कह दिया कि भाई 2% का नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है।
तो इस साल की प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 10%। अब मुझे एक बात बताओ, आपको क्वेश्चन में निकालना क्या था? प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे टर्नओवर पता लग गई अप टू द डेट ऑफ डेथ, वो कितनी है? 10 लाख। और 10 लाख पर प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं हम? 10%। समझ में आई बात नहीं? तो ये कौन सा प्रॉफिट आ गया? अप टू द डेट ऑफ डेथ। क्या इसे आप 10/12 करने की जरूरत है? नहीं सर, सेल्स ही कितने महीने की ली है आपने? 10 महीने की, तो आपको 10/12 करने की जरूरत है ही नहीं। तो 10 लाख की सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ हुई है, उस पर आपका 10% का प्रॉफिट है। लेकिन ये तो पूरी फर्म का प्रॉफिट है ना। जाने वाले पार्टनर का शेयर कितना है भाई? जाने वाले पार्टनर का शेयर है, कौन मरा है यहां पर? सारा मरी है, और सारा का शेयर है 3/10। सारा का शेयर कितना है भाई? 3/10 है ना। सारा की डेथ हुई है, सारा का शेयर है 3/10, तो आप यहाँ 3/10 कर देंगे। ठीक है। 10 लाख का 10% कितना होता है भाई? 1 लाख। 1 लाख का 3/10 कितना होता है? हाँ जी, 1 लाख का 3/10 होता है 30,000। यानी प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, सारा के हिस्से का, सारा शेयर, सारा का हिस्सा प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ में कितना है? 30,000। सर क्वेश्चन में मुझे जर्नल एंट्री डालने को नहीं बोली, क्वेश्चन में मुझे जर्नल एंट्री डालने को नहीं बोली। अगर जर्नल एंट्री डालने को बोली होती तो मैं एंट्री क्या डाल देता? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सुन लो भाई, मैं 2 केस समझा रहा हूँ। मुझे जर्नल एंट्री डालने को नहीं बोली। अच्छा बोली है जर्नल एंट्री डालने को, फिर तो ठीक है, फिर तो आप जर्नल एंट्री डालो। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू साराज कैपिटल अकाउंट। भाई देखो ना, ये प्रॉफिट है, और अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की वजह से सारा के कैपिटल को क्या करा जाएगा? बढ़ाया जाएगा। तो आपने सारा कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और डेबिट में क्या आ गया? P&L सस्पेंस अकाउंट। क्या आ गया भाई? P&L सस्पेंस अकाउंट। समझ में आती है बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? यहां पर आकर हमारा क्वेश्चन हो जाता है खत्म। बीइंग प्रॉफिट गिवन टू सारा अप टू दी डेट ऑफ हर डेथ। ठीक है जी, उसकी डेथ तक का प्रॉफिट उसको दे दिया। अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, देखो ये प्लस पॉइंट है। क्वेश्चन बड़ा मुश्किल था, अच्छा काम, मतलब इस लेवल का क्वेश्चन आपको अगर मिल जाए तो आपने काम कर लिया। बस इस चीज में ना मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं अपने पास से। अपने पास से क्या कर रहा हूं? ऐड। अच्छा मान लो ये तो प्रॉफिट है फिलहाल, अगर लॉस होता तो लॉस को क्या करते? सर कैपिटल को डेबिट करते और P&L सस्पेंस को क्रेडिट करते, इसमें तो कोई मसला नहीं है। बहरहाल मैं अपने पास से एक चीज ऐड कर रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन में वो चीज दे दे तो देखो, वो दे सकते हैं, मुझे पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं। क्वेश्चन में शायद आपसे ये कह सकते हैं कि जो पार्टनर मर गया, चला गया, उसके जाने के बाद पुराने पार्टनर्स ने ना अपना रेशियो फ्यूचर में बदल लिया। रेशियो फ्यूचर में क्या कर लिया? बदल लिया। जैसे मान लो 3:2:3 का रेशियो है, सारा चली गई, सारा का शेयर कितना था? 3/10। अब उसके बाद पार्टनर का रेशियो कायदे से कितना रहना चाहिए था? 3:2। क्या रहना चाहिए था? 3:2। समझ आई बात? ही नहीं। अगर इन्होंने क्वेश्चन में उस नए रेशियो को बदल दिया, कुछ भी कर दिया, लेट सपोज 4:3, 2:5, कुछ भी कर दिया, आपको बताऊं बस क्या करना पड़ेगा। आपको सिचुएशन में निकालनी होगी गेनिंग रेशियो। क्या निकालनी होगी? और गेनिंग रेशियो निकालते ही ये जो P&L सस्पेंस है ना, P&L सस्पेंस, ये P&L सस्पेंस को क्रेडिट करके, फिलहाल यहां तो डेबिट है, ऊपर क्या है? क्रेडिट डेबिट है, तो नीचे वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? P&L सस्पेंस को आप क्रेडिट करके पार्टनर्स के कैपिटल को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। ये एंट्री आपको करनी पड़ेगी अगर क्या हो रहा है? रेशियो बदल रहा है। अगर कुछ भी नहीं बोला कि बाद में रेशियो बदलेगा या कुछ नहीं होगा, या कह दिया कि बाद में रेशियो पार्टनर्स का एज इट इज रहेगा, तो आपको बस ये जर्नल एंट्री डालकर क्या कर देनी है? छोड़ देनी है। लेकिन अगर उन्होंने क्वेश्चन में जरा सा भी हिंट दे दिया कि पार्टनर्स ने बाद में अपना रेशियो बदल दिया, तो यही P&L सस्पेंस का जो डेबिट बैलेंस है ना, आप क्या करेंगे? उसे बांट देंगे पार्टनर्स में। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। समझ में आई बात या नहीं आती? मतलब जैसे आपको बोल दिया क्वेश्चन में कि भाई 3:2 है बचा हुआ रेशियो, और वो आपको बाद में जाकर कितना हो गया? 4:3। तो आप फटाफट से क्या करेंगे? गेनिंग रेशियो निकालेंगे और इस P&L सस्पेंस के डेबिट बैलेंस को क्या करके? क्रेडिट करके पार्टनर्स कैपिटल में गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। समझ आई बात? ये एडिशनल एंट्री आपको बस कब करनी है? जब गए हुए पार्टनर्स अपने रेशियो को बदल रहे हो। नहीं कर रहे हो तो बस एक ही एंट्री डालकर छोड़ दो। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? ज्यादा मैं इसके अंदर डीप में जा भी नहीं रहा, इतना टाइम हमारा है भी नहीं।
समझ आई बात? यानी ये काम आपको करना पड़ेगा। अगर रेशियो बदल नहीं रहा है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, चलो जी, इस वीडियो के अंदर फिलहाल में इतना ही। अभी और बाकी अगर कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट मुझे मिलता है तो मैं वीडियो बना के डालता हूँ।